1791 के कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद भी फ्रांस की जनता को लगता था कि रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। अभी पॉलिटिकल राइट सिर्फ रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को दिए गए थे। जैसे कि मैंने बताया था, जो लोग 3 लेबर डे जितनी वेज कमाते थे उन्हीं को वोटिंग का अधिकार था। साथ ही नेशनल असेंबली में भी हायर टैक्स ब्रैकेट के लोग इलेक्ट किए जाते थे। तो अभी भी पावर रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के हाथ में थी। इसी बीच गवर्नमेंट की पॉलिसी को डिस्कस करने के लिए कई सारे क्लब्स बनने शुरू हो गए। इनमें से सबसे पॉपुलर क्लब था जैकोबिन्स क्लब। जैकोबिन्स का नाम फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोबिन इन पेरिस के नाम पर पड़ा था। महिलाओं ने भी अपने क्लब्स बनाने शुरू कर दिए। जैकोबिन क्लब के मेंबर्स लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते थे, जैसे कि स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिसंस, शू मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स, सर्वेंट्स, डेली वेज वर्कर्स आदि। जैकोबिन्स क्लब के लीडर का नाम था मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर। जैकोबिन्स क्लब के मेंबर्स लॉन्ग स्ट्राइप ट्राउजर पहना करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपने आप को उन नोबल से अलग दिखाना चाहते थे जो कि नी ब्रीचेस पहनते थे। इन जैकोबिन्स को सैंस क्यूलॉट्स के नाम से भी जाना जाता था, जिसका मतलब था दोज विदाउट नी ब्रीचेस। सैंस क्यूलॉट्स कुछ रेड कैप पहना करते थे जो कि लिबर्टी का प्रतीक था, लेकिन महिलाओं को रेड कैप पहनना अलाउड नहीं था। अब फ्रांस काफी समय से शॉर्ट सप्लाईज और हाई प्राइसेस की मार झेल रहा था, तो जैकोबिन्स ने इंसरेक्शन प्लान किया। इंसरेक्शन का मतलब होता है रिवोल्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो 10 अगस्त को पेरिस के गुस्साए लोग ट्यूरिस्ट नाम के पैलेस में घुस गए। उन्होंने किंग के गार्ड्स को मार दिया और किंग को बंदी बना लिया। बाद में नेशनल असेंबली ने भी किंग और उसकी फैमिली को जेल में डालने के लिए वोट किया। इसके बाद से ऑल मेन अबव 21 ईयर्स ऑफ एज गॉट द राइट टू वोट इररिस्पेक्टिव ऑफ द वेल्थ दे ओन। एक नई असेंबली फॉर्म होती है जिसे कहा जाता है कन्वेंशन। ऑन सितंबर 21, 1792 कन्वेंशन मोनार्की को पूरी तरह से अबॉलिश कर देती है और फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर देती है। रिपब्लिक का मतलब है जहां पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इसके बाद लुई 16 को ट्रीजन यानी देशद्रोह के अपराध के लिए कोर्ट द्वारा डेथ पेनल्टी मिलती है। 21 जनवरी 1793 को लुई 16 को सबके सामने पब्लिकली प्लेस डी ला कॉनकॉर्ड नाम की जगह पर एग्जीक्यूट कर दिया जाता है और कुछ समय बाद क्वीन मैरी एंटोनी को भी इसी तरह एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। 1793 से 1794 के पीरियड को रीन ऑफ टेरर कहा जाता है, यानी रूल ऑफ टेरर। ऐसा इसलिए क्योंकि रॉब्सपियर, जो कि जैकोबिन्स क्लब का लीडर था, उसने सीवियर कंट्रोल और पनिशमेंट की पॉलिसी बनाई। उसको जो भी अपना दुश्मन लगता था वो उसे अरेस्ट करके जेल में डाल देता था, फिर चाहे वो एक्स नोबल्स, क्लर्जी, मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज या फिर उसके खुद के पार्टी के मेंबर्स जो उससे एग्री नहीं करते थे वही क्यों ना हो। इन लोगों को जेल में डाल दिया जाता था और रेवोल्यूशनरी ट्राइब्यूनल, जो कि एक तरह की कोर्ट होती थी, वो इन पर केस चलाती थी। अगर कोर्ट उन्हें दोषी मानती थी तो उन्हें गिलिशंट कर दिया जाता था। गिलाटिन एक डिवाइस होता था जिसे लोगों का सर काटा जाता था और इस डिवाइस को डॉक्टर गिलिशन ने बनाया था। रॉब्सपियर ने कुछ स्ट्रिक्ट पॉलिसीज बनाई थी, जैसे कि उसने वेजेस और प्राइसेस पर एक मैक्सिमम सीलिंग सेट कर दी। उसने एक्सपेंसिव व्हीट फ्लावर पर रोक लगा दी। अब सारे सिटीजन्स को होल व्हीट ब्रेड खानी पड़ती थी, जिसे पेन डिगालिटी कहा जाता था। उसने पेजेंट्स को उनके ग्रेन्स को सिटीज में ट्रांसपोर्ट करने को कहा और इन ग्रेन्स को गवर्नमेंट को एक फिक्स प्राइस पर बेचने के लिए मजबूर कर दिया। उसने मॉन्सियर यानी सर और मदाम यानी मैडम जैसे वर्ड्स को हटा के मेल्स के लिए सिटोयन और फीमेल्स के लिए सिटोयनी वर्ड्स इंट्रोड्यूस किया। इन वर्ड्स का मतलब होता है सिटीजन्स। उसने चर्चेस को बंद करके उनकी बिल्डिंग्स को बैरक्स और ऑफिसेज में कन्वर्ट कर दिया। फाइनली रॉब्सपियर को जुलाई 1794 में कोर्ट द्वारा कन्विक्ट किया गया और गिलिटिन भेज दिया गया। जैकोबिन गवर्नमेंट के गिरते ही पावर वेल्दियर मिडिल क्लास के हाथों में आ गई। अब फिर से एक बार नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें नॉन प्रॉपर्टीड यानी जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी जैसे घर या जमीन जैसी प्रॉपर्टी नहीं है, उन लोगों से वोटिंग का अधिकार छीन लिया गया। नए कॉन्स्टिट्यूशन में 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया और ये कहा गया कि ये 2 इलेक्टेड काउंसिल्स एक डायरेक्टरी को अपॉइंट करेंगे। डायरेक्टरी गवर्नमेंट का एक 5 मेंबर्स का एग्जीक्यूटिव ऑर्गन था।
लेकिन इन डायरेक्टर्स और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बीच में भी झगड़े होने लगे और इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से नेपोलियन का राइज हुआ। देखो, एक बात तो साफ है, जिस भी व्यक्ति या ग्रुप पर अत्याचार किए जाएंगे, उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा या अनफेयरली ट्रीट किया जाएगा, वो व्यक्ति या ग्रुप रिवोल्ट करेगा और अपने ऊपर हुए अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाएगा। ऐसा ही कुछ था फ्रांस की विमेन के साथ। फ्रांस की विमेन को अनफेयरली ट्रीट किया जाता था। फ्रांस की थर्ड स्टेट की विमेन को छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा करना पड़ता था। उनके पास ना तो कोई एजुकेशन थी, ना कोई जॉब ट्रेनिंग। काम के साथ साथ इन औरतों को अपने परिवार की देखरेख भी करनी पड़ती थी, जैसे उनका खाना बनाना, पानी लेकर आना, बच्चों को देखना वगैरह वगैरह। सिर्फ नोबल्स और वेल्दियर मेंबर्स की जो डॉटर्स थी, उन्हीं ही कॉन्वेंट में पढ़ने का अधिकार था और पढ़ाई के बाद उनकी शादियां करवा दी जाती थी। इन कामकाजी महिलाओं की वेजेस भी आदमियों से कम होती थी। इन सब के चलते इन महिलाओं ने अपनी आवाज सुनाने के लिए अपने खुद के पॉलिटिकल क्लब और न्यूज़पेपर स्टार्ट किए। करीबन 60 विमेंस क्लब डिफरेंट फ्रेंच सिटीज में खोले गए। इनमें से 2 फेमस क्लब के नाम थे द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन। उनकी डिमांड थी कि महिलाओं को भी वही पॉलिटिकल राइट्स मिले जो कि पुरुषों को मिले। महिलाएं इस बात से निराश थीं कि 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको एक पैसिव सिटीजन का दर्जा दिया था। महिलाएं चाहती थी कि उनके पास राइट टू वोट हो, वो भी असेंबली में इलेक्ट होकर जाएं और कोई पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड करें। 1792 की रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने महिलाओं की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए कुछ लॉ पास किए थे, जैसे कि स्कूल्स बनाए गए थे और सारी गर्ल्स के लिए स्कूलिंग को कंपलसरी किया गया था। उनके फादर्स उनकी मर्जी के बिना उन्हें शादी के लिए फोर्स नहीं कर सकते थे। शादी को एक कॉन्ट्रैक्ट का दर्जा दिया गया था, जिसे सिविल लॉ के अंदर रजिस्टर कराया जाता था। डिवोर्स को भी लीगल बनाया गया था और मेन और विमेन दोनों ही डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते थे। महिलाओं को आर्टिस्ट बनने की और छोटे बिजनेस चलाने की आज़ादी भी थी। लेकिन अगर इक्वल पॉलिटिकल राइट की बात करें तो महिलाओं को अभी भी वो राइट नहीं मिले थे। रीन ऑफ टेरर के दौरान नई सरकार ने विमेंस क्लब्स को बंद कर दिया था और उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज पर भी बैन लगा दिया था। बहुत सारी विमेन को अरेस्ट किया गया था और उनमें से काफी महिलाओं को एग्जीक्यूट भी किया गया था। बहुत से देशों में महिलाओं को वोटिंग राइट्स और इक्वल वेजेस के लिए अगले 200 साल तक लड़ना पड़ा। फाइनली 1946 में महिलाओं को फ्रांस में वोटिंग का अधिकार मिला। कैरिबियन रीजन में फ्रांस की कुछ कॉलोनीज थी। इनमें से मार्टिनिक, ग्वाडालोप और सैन डोमिंगो में टोबैको, इंडिगो, शुगर और कॉफी जैसी कमोडिटीज को फ्रांस द्वारा प्रोड्यूस किया जाता था और फिर इन जगहों से फ्रांस भेजा जाता था। अब इन सब कमोडिटीज को ग्रो करने के लिए लेबर यानी मजदूर चाहिए थे। अब यूरोपियन अपने देश को छोड़कर इतनी दूर जाकर काम नहीं करना चाहते थे। इस वजह से 17वीं सेंचुरी में स्टार्ट हुआ स्लेव ट्रेड। इस लेबर शॉर्टेज को पूरा करने के लिए यूरोप, अफ्रीका और अमेरिकाज के बीच ट्रायंगुलर स्लेव स्टार्ट हुआ। इस स्लेव ट्रेड में फ्रेंच मर्चेंट्स फ्रांस से अफ्रीका जाते थे और अफ्रीका से स्लेव्स बाय करते थे। इन स्लेव्स को कमोडिटीज की तरह बेचा जाता था और बेड़ियों में जकड़कर रखा जाता था। इन स्लेव्स को खरीदने के बाद फ्रेंच मर्चेंट्स उन्हें शिप में भरकर 3 महीने लंबी जर्नी के बाद कैरेबियन पहुंचाते थे, जहां पर इन स्लेव्स को फिर से प्लांटेशन ओनर को बेच दिया जाता था और प्लांटेशन ओनर इन्हें कमोडिटीज ग्रो करने के लिए यूज करते थे और फिर उन कमोडिटीज को फ्रांस भेजा जाता था। इस स्लेव ट्रेड की वजह से ही यूरोपियन मार्केट्स में शुगर, कॉफी और इंडिगो की बढ़ती डिमांड को पूरा किया जा रहा था। 18वीं सेंचुरी तक किसी ने भी स्लेव ट्रेड को क्रिटिसाइज नहीं किया। हाँ, नेशनल असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स को कॉलोनीज में काम कर रहे स्लेव्स तक एक्सटेंड करने के लिए लंबे लंबे डिबेट जरूर हुए, लेकिन कोई लॉ पास नहीं किया गया, इस डर से कि जिन बिजनेसमैन की इनकम इस स्लेव ट्रेड पर डिपेंडेंट है, वो ऐसे किसी भी लॉ को स्ट्रांगली अपोज करेंगे। फाइनली 1794 में एक लॉ बनाया गया टू फ्री ऑल द स्लेव्स फ्रॉम फ्रेंच पोजेशन ओवरसीज, लेकिन ये लॉ भी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया। 10 साल बाद नेपोलियन ने फिर से स्लेवरी को रीइंट्रोड्यूस कर दिया। प्लांटेशन ओनर ये मानते थे कि देयर फ्रीडम इंक्लूड्स द राइट टू एनस्लेव अफ्रीकन नीग्रोस टू अचीव देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। फ्रेंच कॉलोनीज में स्लेवरी को फाइनली 1848 में एबॉलिश कर दिया गया। लुई 16 की पावर पर लिमिट लगने के बाद एक जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉ फोर्स में आया था वो था एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप। पहले क्या होता था कि कोई भी रिटर्न मटेरियल, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, बुक्स हो या फिर कोई प्ले हो,
उसे पब्लिश या परफॉर्म तभी किया जा सकता था जब वो राजा द्वारा अप्रूव किया जाता था। लेकिन लुई 16 की पावर्स लिमिट होने के बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक नेचुरल राइट था जो कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन में दिया गया था। सिटीजनशिप के हटते ही फ्रांस के शहर बुक्स, न्यूज़पेपर, पैम्फलेट्स, पिक्चर्स से भर गए। प्लेज, सॉन्ग्स और फेस्टिविटीज प्रोसेशन होने लगे जिसे देखने के लिए हजारों लोग आते थे। सेंसरशिप का हटना लिबर्टी और जस्टिस का एक एग्जाम्पल था जिसे कि कई पॉलिटिकल फिलोसफर्स ने अपनी किताबों में लिखा था। डायरेक्टरी की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से राइज हुआ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट का। 1804 में नेपोलियन फ्रांस का राजा बना। नेपोलियन ने आसपास की यूरोपियन कंट्रीज पर अटैक किया और उन्हें जीत लिया और वहां अपने किंगडम्स बनाने शुरू कर दिए। उसने अपने फैमिली मेंबर्स को जीते हुए देशों का राजपाट संभालने को दे दिया। नेपोलियन अपने आप को मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप के रोल में देखता था। उसने कुछ लॉज इंट्रोड्यूस किए जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी और यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स प्रोवाइडेड बाय द डेसिबल सिस्टम। शुरुआत में सबको ऐसा लगता था कि नेपोलियन एक ऐसा राजा है जो कि लोगों को फ्रीडम प्रोवाइड कराएगा, लेकिन समय के साथ नेपोलियन की आर्मी को एक इन्वेडिंग फोर्स के रूप में देखा जाने लगा, यानी एक ऐसा राजा जो दूसरे देश के राजाओं को हराकर खुद उन देशों पर कब्जा करना चाहता था और अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था। लेकिन आखिरकार नेपोलियन को वाटरलू बैटल में हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद वो एग्जाइल में चला गया। लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स फ्रेंच रेवोल्यूशन के कुछ ऐसे आइडियाज हैं जिस ना सिर्फ फ्रांस में बल्कि बाकी यूरोपियन कंट्रीज और दुनिया की और कॉलोनीज को भी प्रेरित किया। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय ऐसे दो नाम हैं जो कि रेवोल्यूशनरी फ्रांस के इन आइडियाज से इत्तेफाक रखते थे।